एक बड़ा सा बंगला या खूबसूरत सा विला कह सकते हैं, उसकी रखवाली करने के लिए कम से कम 100 गार्ड्स आसपास पहरा दे रहे थे। उस पर ठाकुर विला लिखा हुआ था। एक रोल्स रॉयल कार आकर उस विला के सामने रुकी और एक बेहद आकर्षक लड़का जुनून के साथ भारी कदमों के साथ कार से बाहर निकला। जी हाँ, यह हमारे अद्विक सिंह ठाकुर है। अभी अद्विक ने विला में कदम रखा ही था कि उसके कानों में एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। वह कह रही थी, अद्विक, रात भर तुम कहाँ गायब थे? वह कोई और नहीं बल्कि अद्विक की माँ तुलसी ठाकुर थी। अद्विक बोला, माँ, वह रात में एक बिजनेस पार्टी थी, तो रात काफ़ी हो गई थी और मैं थक गया था, तो खुद होटल में ही रुक गया। अद्विक की बातों को सुनकर के तुलसी जी बोली, अद्विक, तू कब से झूठ बोलने लगा? आज से पहले तो तू कभी भी होटल में नहीं रुका था। आज अचानक तुझे क्या हो गया? अद्विक बोला, माँ, मैंने कहा ना कि कल रात ज़्यादा हो गई थी और मैं काफ़ी थक गया था। तो प्लीज़ आप इरिटेट करना बंद करो यार। मैं अभी फ्रेश होने जा रहा हूँ। कुछ नाश्ता वगैरह का इंतज़ाम करो, उसके बाद फिर मुझे ऑफिस के लिए जाना है। तुलसी जी बोली, ठीक है बेटा, अब तुम फ्रेश होकर के आओ, मैं नाश्ते का देखती हूँ। अद्विक ओके बोला और अपने कमरे में चला गया। बाथरूम में शावर ऑन करके खड़ा था और सोच रहा था, आखिर कल रात मुझे नशा किसने दी होगी और मैं खुद पर काबू क्यों नहीं कर पाया। पता नहीं कौन थी जो कल रात मेरे साथ थी। अब ऑफिस जाकर ही पता चलेगा। अद्विक ब्रांडेड सूट पहनकर नीचे आया, डाइनिंग टेबल पर नाश्ता किया और तुरंत घर से निकल गया। कुछ देर के बाद में अद्विक के पापा गगन सिंह ठाकुर अपने कमरे से नीचे आए और तुलसी जी से पूछने लगे, अद्विक अभी तक उठा नहीं क्या? नाश्ता करने नहीं आया? यह कहते हुए वह डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। तुलसी जी बोली, वह सुबह सुबह ही आया था और नाश्ता करके चला भी गया। गगन जी बोले, सुबह सुबह आया था मतलब कल रात को घर पर नहीं था? तुलसी जी बोली, नहीं था, कल कोई बिजनेस पार्टी थी और वह बहुत ज़्यादा थक गया था, इसीलिए होटल में रुक गया था। गगन जी बोले, क्या अद्विक वह अभी होटल में रुका? जो कभी जर्मनी यूके के होटल में नहीं रुकता है, वह होटल में रुका इन इंडिया। इट इज़ ए रियली सरप्राइज फॉर मी। तुलसी जी बोली, जी हाँ, बट इट इज़ ट्रूथ। गगन जी बोले, जी, कुछ अटपटा सा लग रहा है उसका रुकना। चलिए कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, नाश्ता लगा दीजिए, मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है। तुलसी जी बोली, ठीक है। दिल्ली की सड़कों पर अद्विक की कार बेतहाशा दौड़ रही थी। उस कार के पीछे 4-5 कार और थी, उसमें उसके बॉडीगार्ड्स थे। थोड़ी देर के बाद में अद्विक ने कार को एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रोका। उस पर ठाकुर इंटरप्राइजेस लिखा हुआ था। ये बिल्डिंग तकरीबन 50 मंजिल की थी। अद्विक कार से उतरा, दरवाज़ा खोलकर अपनी चाबी को अपने बॉडीगार्ड को हाथों में उछाला और अंदर चला गया। उसको देख करके चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया। एम्प्लॉय उसको ग्रीट करने लगे। अद्विक अपनी पर्सनल लिफ्ट से अंदर चला गया और लिफ्ट पर 40 मंजिल की बटन दबा दिया। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और एक बहुत ही शानदार कैबिन था। वह एंटर किया। उसका कैबिन बहुत ही खूबसूरत था, पूरा कांच का बना हुआ था। अद्विक अपने चेयर पर बैठा और एक कॉल अपने असिस्टेंट को किया और कहा, 2 मिनट में अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारा रिजाइन लेटर तुम्हारे टेबल पर मिलेगा। 2 मिनट के अंदर ही उसका असिस्टेंट ध्रुव कैबिन में पहुंचा। उसको देख करके जैसा लग रहा था कि वह दौड़ कर आया हो, क्योंकि वह हाँफ रहा था। बेचारा रिजाइन के डर से जल्दी जल्दी दौड़ते हुए आया था और अद्विक के सामने फाइल रख दिया। अद्विक बोला, गुड। अद्विक को फाइल दे करके ध्रुव वहीं खड़ा था। यह देख करके अद्विक बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तक गए क्यों नहीं? ध्रुव हकलाते हुए बोला, सर, वो आज से पहले तो कभी आपने किसी लड़की के बारे में। इतना कहकर वह शांत हो गया। अद्विक ने तुरंत कहा, तुमसे जितना कहा जाए बस उतना करो, ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब जाओ, जा कर के मेरा आज का शेड्यूल तैयार करो। ध्रुव बोला, ओके बॉस, और वहाँ से चला गया।
अद्विक कुछ देर तक उस फाइल को देखा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको खोलने में इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ी से चल रही थी। धीरे धीरे उसका हाथ उस फाइल की तरफ गया। उसने वह फाइल को खोला। उसे खोलते ही उसे एक लड़की की तस्वीर मिला। उसको देखने के बाद में बाकी जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था उसको देखने के बजाय उसकी नज़र उसके फ़ोटो पर ठहर गई। उसका ध्यान पूरा उस फ़ोटो की तरफ ही था। सच में क्या खूबसूरत है, उसके मन में यही सवाल आई। कुछ देर के बाद में उस फ़ोटो से अपना ध्यान हटाने के बाद वह सारे डॉक्यूमेंट पढ़ने लगा। नाम हर्षिता नायर, हाइट 5 फुट 1 इंच, उम्र 22 साल, परिवार में पिता और माता दोनों का डेथ हो चुका है। उसकी सौतेली माँ काजोल नायर, मौसी सुनैना नायर, मौसा ओम प्रकाश नायर, सौतेला भाई श्लोक नायर। लेकिन यह नायर परिवार की बेटी कोई मानता ही नहीं था, खास करके उसकी स्टेप मदर। यह अपने जीवन में मस्त रहती है, किसी से कोई मतलब नहीं। इसका कॉलेज पूरा हो गया है, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है। आज तक कोई गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। इसका एक दोस्त है सुजैन कपूर, कपूर कारपोरेशन का मालिक। जहाँ तक इन्फॉर्मेशन से हमें पता चला है कि हर्षिता नायर सुजैन कपूर के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, बस उसके साथ कॉलेज के 1 साल पढ़ी थी, तब से दोनों में दोस्ती है। इनकी एक और दोस्त है आरती, जो कि ओल्ड एज होम चलाती है, वह भी अनाथ है। आरती और हर्षिता ने बचपन से ही एक साथ पढ़ाई की और एक साथ कॉलेज कंप्लीट किया। दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती है। अद्विक को सब कुछ जान करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसकी नज़र सुजैन कपूर के नाम पर टिक गई। अद्विक बोला, सुजैन कपूर मेरा अराइवल, उसे इस लड़की की दोस्ती है। फिर अपने मन में सोचा, चलो कोई नहीं, दोस्ती को दुश्मनी में बदलते ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। और अपने होठों पर तिरछी मुस्कान लिए वापस हर्षिता की फ़ोटो को देखने लगा। अचानक हुए इस हमले से हर्षिता ने डर करके अपनी आंखें बंद कर ली। उसे किसी ने बहुत कसकर गले लगाया हुआ था। हर्षिता उसे छूटने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वह असफल रही। उस शख्स ने हर्षिता से कहा, आज मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, बस आज मेरी हो जाओ। आज के बाद तुम्हें हमेशा अपना बना कर रखूँगा। हर्षिता उस शख्स के सामने रोते हुए बोली, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। लेकिन वह शख्स मान ही नहीं रहा था। वो हर्षिता से ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया। उस रात हर्षिता की दर्दनाक होने के साथ साथ उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। हर्षिता उसके सामने रिक्वेस्ट करती रही, लेकिन वह शख्स, उसने हर्षिता को नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसकी और करीब जाने लगा। उसे हर्षिता की आवाज़ इरिटेट कर रही थी, तो उसने उसका लिप लॉक कर दिया खुद के लिप्स से, और धीरे धीरे उसके हाथ हर्षिता की पूरी बॉडी पर चलने लगे। कुछ देर के बाद उसे कमरे में हर्षिता की दर्द चीख सुनाई दी। हर्षिता की आवाज़ उस शख्स को और मदहोश कर रही थी। यह सिलसिला रात तक चला। ना ही हर्षिता उस इंसान को जानती थी और ना ही वह इंसान हर्षिता को जानता था। उन दोनों में से दूर दूर तक कोई भी जान पहचान या फिर कोई रिश्ता नहीं था। फिर भी यह सब कुछ अचानक से हर्षिता बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रही थी। वही दूसरी तरफ एक 40-45 साल की लेडी एक लड़की से बातें कर रही थी, लेकिन ज़्यादा गुस्सा भी कर रही थी। सुनैना, वह लड़की कब तक यहाँ पहुँचेगी? अभी तक यहाँ नहीं आई है। उसको तो मेरे घर की खुशियाँ कभी भी अच्छी नहीं लगती। सुनैना कही, ऐसा नहीं है दीदी, वह बस आती ही होगी। आप हमेशा उससे क्यों चिढ़ती रहती हो? काजोल जी कहने लगी, हाँ हाँ, तुझे तो सिर्फ मेरी ही बुराई नज़र आती है, उसकी नहीं आती है। न जाने किस कुल खानदान की है, और न जाने उसकी माँ भी क्या थी, हमारे घर में आकर बस गई है। मेरे तो भाग ही फूट गए हैं जो मैं इस घर में आ गई। जिस दिन मैं इस घर में आई थी, उसी दिन से उसका मनहूस चेहरा देख रही हूँ। मेरी ज़िंदगी खराब हो गई है। यह सुनकर सुनैना, कहीं बस करो दीदी, तुम तो हमेशा उसके पीछे ही पड़ी रहती हो। आप कितना उसको बुरा भला कहोगी? आज शुभ दिन है,
मेरी बेटी को इतना मत कोसो। वही 50 साल के एक व्यक्ति ने काजोल जी को सुनाते हुए बोले, बस करिए, अब बहुत हो गया। मैं उस बच्ची के बारे में एक भी शब्द उल्टा नहीं सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर काजोल जी शांत हो गई। छोटी सी उम्र से ही उसने काफ़ी कुछ झेला है। वह अपने मौसा मौसी और अपने भाई से बहुत प्यार करती है। अपने मौसी की तो वह लाडली थी। सुनैना जी और ओम प्रकाश भले ही उसके अपने मौसा मौसी नहीं थे, वह तो उसके सौतेले भाई श्लोक के अपने सगे मौसा मौसी थे, लेकिन हर्षिता को वह बहुत प्यार करते थे। काजोल की भी दूसरी शादी थी और वह अपने भाई की तो बहुत लाडली थी। बस घर में हर्षिता की सौतेली माँ ही उसको पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह उसकी सगी बेटी नहीं थी ना, इसीलिए। हर्षिता के पापा अब इस दुनिया में नहीं थे। उसकी माँ जब हर्षिता को जन्म दे रही थी तभी मर गई। हर्षिता को पालने के लिए एक माँ की ज़रूरत थी, जिस वजह से हर्षिता के पापा ने काजोल जी से शादी कर ली। वह भी अपने पापा के काफ़ी जिद करने पर, वरना वह तो हर्षिता को खुद से ही पालन पोषण करने की ठान लिए थे। मगर अपने पापा की वजह से उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ी और काजोल की शादी के कुछ सालों के बाद ही हर्षिता के पापा भी चल बसे और सारी जिम्मेदारी काजोल के कंधे पर ही आ गई। हर्षिता को जब भी देखती तो वह कड़वा ही बोलती। वह काजोल की अपनी सगी बहन और बहनोई भी उसी घर में रहते थे, क्योंकि वह दोनों ही यहाँ सरकारी नौकरी करते थे। इसी वजह से वह दोनों यहीं पर रहने लगे। उनका घर काफ़ी बड़ा था, जिस वजह से रहने की कोई दिक्कत नहीं थी। हर्षिता को उसकी माँ तो बिल्कुल भी नहीं मानती थी। वह हमेशा उसे जली कटी रहती थी। उसका एक भाई श्लोक था जो हर्षिता से बहुत प्यार करता था। वही श्लोक के मौसा और मौसी ही दोनों हर्षिता को बहुत प्यार करते थे। श्लोक बड़ा था। जब काजोल और हर्षिता के पापा की शादी हुई तो श्लोक उस वक्त 5 साल का था। उसे भी बाप की ज़रूरत थी और हर्षिता को माँ की ज़रूरत थी। इसीलिए काजोल के घर वाले हर्षिता के पापा से शादी करवा दिए, ताकि दोनों बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार मिल सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। काजोल बोली, आप कुछ भी कहिए, लेकिन उसे आज यहाँ होना चाहिए था। आखिर मेरे बेटे की सगाई जो है, लेकिन उसे हमारी खुशियाँ भाती ही नहीं हैं। ओम प्रकाश जी बोले, बस थोड़ी देर और देख लीजिए, हो सकता है वह आ जाए। इतने में पीछे से पंडित जी की आवाज़ आई। क्या कर रहे हैं जजमान? मुहूर्त का टाइम बीता जा रहा है। काजोल जी कहने लगी, जी हाँ, बस हम लोग आ रहे हैं। शुभ मुहूर्त चला जाएगा तो क्या फ़ायदा, और मैं कोई अशुभ चीज़ नहीं होने दे सकती। अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सुनैना कहने लगी, लेकिन दीदी, हर्षिता को तो आ जाने दो। उसका कितना मन था अपने भाई को भाभी को अंगूठी पहनाते हुए देखने का। थोड़ी देर और रुक जाइए, बस वह आती होगी। काजोल जी गुस्सा होते हुए बोली, और मुझे किसी की नहीं सुननी है। जिसको आना है आ जाए, जिसको नहीं आना है वह ना आए। मैं अपनी खुशियों पर किसी की काली परछाई नहीं देखना चाहती। यह कहकर के गुस्से से वहाँ से चली गई। ओम प्रकाश जी अपना माथा पीट लिए और बोले, सुनैना, कोई बात नहीं, वह आ जाएगी, चलो हम लोग भी चलते हैं। सुनैना स्टेज पर बैठे श्लोक के पास गई। श्लोक बोला, मौसी, हर्षिता कहाँ है? वह कब से तैयार हो रही है, मैं उसका कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी तक उसे इधर आसपास मेरे होने चाहिए थे, कहाँ रह गई है वह? सुनैना जी बोली, बेटा, वो तैयार होकर बस आती ही होगी। तुम तो जानते ही हो, कुछ न कुछ शरारतें करती होती है, उसी में उसको टाइम लग रहा होगा। मैंने उससे बात की है, वह बस आ रही होगी। श्लोक बोला, ठीक है। कुछ देर के बाद सब लोग सगाई में व्यस्त हो गए। कोई ध्यान नहीं दिया कि हर्षिता अब तक नहीं आई। श्लोक और आराधना की सगाई हो गई। हर्षिता की सुबह आँख खुली तो उसके पूरे शरीर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। वह धीरे धीरे उठी, तभी उसे महसूस हुआ कि उसके बॉडी पर कोई बहुत भारी चीज़ रख दी गई है,
जब वह देखी तो उसे रात वाले लड़के का हाथ उसके बॉडी पर था। उसका हाथ हटाई, रात की सारी यादें उसको धीरे धीरे आने लगी और उसकी आंखें नम हो गई। एक ही रात में उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। वह जब अपने बगल में देखी तो एक लड़का विदाउट ड्रेस पेट के बल था। उसका चेहरा दूसरी तरफ, जिसे हर्षिता उसका चेहरा नहीं देख पाई। फिर वह खुद को देखी, वह भी उसी हाल में थी। अपनी हालत पर उसको बहुत रोना आ रहा था। वह धीरे से खुद को कवर करके वॉशरूम में चली गई और अपने ड्रेस जल्दी से बदल कर बाहर आई। एक नज़र उस लड़के को देखी जो अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। उसकी पीठ पर शायद कोई टैटू बना हुआ था जो एक लॉयन का था। वह जल्दी से दरवाज़ा खोली और बाहर चली गई। यह कोई और नहीं, अद्विक सिंह ठाकुर था। ठाकुर फैमिली का इकलौता वारिस। गोरा रंग, नीली आंखें, पतले होठ, सिक्स पैक, बिल्कुल अट्रैक्टिव है। 6 फुट हाइट, कुल मिलाकर के बेहद ही हैंडसम और चार्मिंग। वहीं दूसरी तरफ हर्षिता के लिए उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। यहाँ तक कि उसके मौसा मौसी तो पुलिस के पास कंप्लेन भी करवा चुके हैं कि उनके घर की बेटी कहीं मिल नहीं रही है। आखिर उसके साथ हुआ क्या है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। वह रात से ही गायब थी। उसके मौसा मौसी को इंस्पेक्टर ने आश्वासन दिया था कि वह उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक रात में ही ऐसा क्या हो गया जो हर्षिता का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, जबकि उसका कोई दुश्मन भी नहीं है। हर्षिता रूम से बाहर निकलकर सीधे लिफ्ट से होते हुए बाहर आ गई। फिर वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। पहले उसने सोचा कि घर चली जाए, फिर सोचा कि नहीं, किस मुंह से वह घर जाएगी, क्या कहेगी वह अपने घर वालों से। वैसे भी उसकी माँ काजोल जी तो उसे कभी अपनी बेटी मानती ही नहीं थी। उसे एक पल के लिए भी उस घर में नहीं रहने देंगी। वह बदहवास सी सड़कों पर चलती जा रही थी। तभी अचानक उसके सामने एक ऑटो आकर रुकी और उसमें से एक लड़की बाहर आई। उसने हर्षिता को देख करके बोली, तू यहाँ क्या कर रही हो? हर्षिता उसकी ओर देखी। वह लड़की कहने लगी, तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। हर्षिता उस लड़की को देख करके रोने लगी, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसके बचपन की दोस्त आरती थी। आरती एक ओल्ड एज होम चलाती थी और वह खुद भी एक अनाथ आलय में पली बड़ी थी और वह एक कंपनी में नौकरी करती थी। अपनी जॉब के पैसे और अगर कोई ओल्ड एज होम को फंड दे देता तो उसी से वह वहाँ के बुजुर्गों का भरण पोषण करती थी। वह हर्षिता के बारे में सब कुछ जानती थी। दोनों बचपन की दोस्त थी। दोनों एक साथ ही अपना कॉलेज भी कंप्लीट किया था। आरती को देख करके हर्षिता रोने लगी। आरती ने उसको संभाला और बोली, तू पहले घर चल, फिर हम बात करते हैं। लेकिन उसने कहा, नहीं, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे अपने साथ लेकर चल अपने घर। आरती ने कहा, अच्छा ठीक है, चल तू मेरे साथ चल। फिर दोनों ने ऑटो में बैठकर ओल्ड एज होम की तरफ चली गई। वृद्धा आश्रम पहुँच करके हर्षिता ने कहा, पहले मैं नहा करके फ्रेश होना चाहती हूँ। आरती बोली, ठीक है, पहले फ्रेश हो जाओ, मैं तेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। हर्षिता बाथरूम में शावर ऑन करके खड़ी हो गई। उसे बहुत रोना आ रहा था। कल रात की सारी यादें उसे आ रही थी। इस वजह से वह फूट फूट कर रोने लगी और वह अपनी बॉडी को रगड़ने लगी जैसे उस पर कुछ लगा हो। उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी। वहीं दूसरी तरफ होटल में वह लड़का अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। उसकी नींद उसके फ़ोन की रिंग की वजह से खुली। आंखें खुली तो उसने अपना फ़ोन ढूंढा जो नीचे गिरा हुआ था। जैसे ही उसने वह फ़ोन अपने कान के पास लगाया, किसी लड़की की आवाज़ थी जो कि उसे बहुत गुस्सा से पूछ रही थी, अद्विक ठाकुर, तुम कहाँ हो? तुम कल पार्टी से तो कहाँ गायब हो गए? मुझे भी नहीं बताए, मैं तुम्हारा वेट करते करते थक गई। कहाँ हो तुम? अद्विक बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से बात करने की?
और मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं कहाँ था और कहाँ नहीं। फ़ोन रखो। उसने गुस्से से फ़ोन कट कर दिया। उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने जब अपनी आंखें खोल करके देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि वह इस वक्त होटल के कमरे में सो रहा था, जो कि होटल उसी का था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं होटल के कमरे में क्या कर रहा हूँ। मैं आज तक तो होटल में कभी भी सोया तक नहीं। फिर वो एक नज़र खुद को देखा और हैरान हो गया। उसे कल की बातें धीरे धीरे याद आने लगी, लेकिन वह उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया था, क्योंकि कमरे में काफ़ी अंधेरा था। उसने जल्दी से अपने आप को सही किया और होटल रूम के बाहर निकल गया। बाहर आते वक्त उसने अपने असिस्टेंट को फ़ोन किया और बोला, कल रात मेरे साथ जो लड़की थी, मुझे उसके सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच रहा हूं। उसके पहले मेरे सामने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन तैयार होनी चाहिए। कुछ देर तक तो जब दूसरी तरफ से आवाज़ नहीं आई तो अद्विक ने कहा, अगर अपने मन में सोचना हो गया होगा या तुम्हारा मन नौकरी करने से भर गया हो तो तुम्हें कल से काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। तभी उधर से आवाज़ आई, ओके सर, मैं कोशिश करता हूँ। अद्विक ने कहा, कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ आधे घंटे हैं। यह कह कर के उसने फ़ोन को कट कर दिया, फ़ोन को अपनी जेब में रखा और कार में बैठा और सीधे घर के लिए निकल पड़ा। इस वक्त वह अपने कैबिन में बैठ कर के उस फोटो को देख रहा था। तभी ध्रुव आया और कहा, सर आपकी इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, चलिए। अद्विक उस फोटो को फाइल में रखा और उस फाइल को अपने स्पेशल ड्रॉअर में रखा और ध्रुव के साथ मीटिंग हॉल की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर में उसकी मीटिंग कंप्लीट हो गई और वह सीधे कैबिन में आया और वह फिर से फाइल निकाला, उस फोटो को देखने लगा। वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था कि यह लड़की आखिर कैसी है जो मुझे इतना दीवाना की हुई है। मैं आखिर इस लड़की की तरफ ऐसे खींचा क्यों जा रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ हर्षिता शावर लेकर बाहर आई तो आरती भी उसके लिए खाना ला चुकी थी और हर्षिता को अपना ड्रेस भी दी थी। हर्षिता इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उदास थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसको इस हालत में देखकर आरती को बिल्कुल भी रहा नहीं गया। वह कहने लगी, जो भी हो तुम बाद में कहना, पहले अभी खाना खाओ, तुम्हें भूख लगी होगी। इतना कहकर वह खाने का निवाला अपने हाथों में उठाई और हर्षिता को खिलाने लगी। हर्षिता की आंखों में आंसू आ गए और बोली, यार तू तो सच में मेरी दोस्त ही है या फिर उससे बढ़कर। इतना कहकर हर्षिता आरती के गले लग गई। कुछ ही देर में हर्षिता खाना ख़त्म कर चुकी थी। आरती हर्षिता का हाथ पकड़ते हुए कहने लगी, क्या बात है हर्षिता, तुम इतनी परेशान क्यों हो और घर भी नहीं जाना चाहती हो, बात क्या है, आखिर बताओ कुछ। आरती की बात सुनकर हर्षिता फूट फूट करके रोने लगी और रोते हुए सब कुछ बता दी, जो भी रात हुआ था उसके साथ। यह सुनकर आरती के तो होश ही उड़ गए। वह कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है यार, आखिर वह इंसान कौन था। वह मिल जाए ना तो मैं उसकी जान ले लूँगी। इतना कहते हुए वह हर्षिता को अपने गले लगा ली। हर्षिता भी उसके गले लगे रोए जा रही थी। आरती कहने लगी, अब बताओ तुम क्या करोगी, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। हर्षिता बोली, यार मैं उस आदमी को जानती तक नहीं, उसका चेहरा तक नहीं देखी, मुझे कैसे पता चलेगा वह इंसान कौन था। तुम घर जाओ, शायद घर वाले परेशान हो रहे होंगे। हर्षिता यह सुनी और बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे घर वाले मुझे यह सब कुछ जान करके घर में रहने देंगे। नहीं, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, मैं जलील हो जाऊंगी। तू तो सब कुछ अच्छे से जानती है ना कि वह मुझे पसंद नहीं करती, फिर मैं किस मुंह से जाऊंगी। सारे लोग यह सब सुन करके मुझे गलत ठहराएंगे। मैं नहीं घर जा सकती हूँ। क्या मैं तुम्हारे पास यही नहीं रह सकती। मैं कुछ दिन में नौकरी करने लगूंगी, खुद को हमें सही करना होगा। मैं इस तरह से हार नहीं मान सकती।
यह सुनकर आरती बोली, यार तू बहुत बहादुर है। यह सुनकर मुझे बहुत फ़क्र है तुम पर कि तू मेरी दोस्त है। खैर छोड़, जो हुआ सो हुआ। अब आगे बढ़ और अपने पैरों पर खड़ा हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और रही बात यहाँ रहने की, तो तू यहाँ रह सकती है, इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है। मैं और तुम बटे नहीं हैं। और रही बात नौकरी की, तो तुम टेंशन बिल्कुल भी ना लो, वह भी हो जाएगा। इस वक्त तुम्हें आराम की ज़रूरत है। चलो तुम थोड़ा आराम कर लो, मुझे भी टाइम पर निकलना होगा ऑफिस के लिए, वरना वह खड़ूस बॉस तो मुझे बातें सुनाएगा। यह कहते हुए आरती हर्षिता का हाथ पकड़े हुए अपने कमरे में लेकर गई और अपने बेड पर उसे आराम करने को बोली। हर्षिता यह देखकर आरती के गले लग गई और बोली, सच में यार, अभी आगे कुछ बोलती कि आरती बोली, बस कर और रोना धोना बंद कर और चुपचाप से आराम कर, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। और उसे बेड पर लिटा दी। मैं शाम को आऊँगी, फिक्र ना कर। और उसके ऊपर कंबल कवर कर दी। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो यहाँ लता जी हैं, उनसे कह देना, वह तुम्हें ला कर दे देंगी। हर्षिता हाँ में सर हिलाई और वह चुपचाप से एक बच्चे की तरह लेट गई। जाते हुए आरती हर्षिता की तरफ एक बार पलट करके देखी और फिर मायूस हो गई और खुद में बोली, यार यह सब क्या हो गया इसके साथ। यह कितनी खुश थी, आखिर किसकी नज़र लग गई, किसकी हरकत हो सकती है ऐसी। जो भी ऐसा हर्षिता के साथ किया वह भी खुश नहीं रहेगा। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। स्टोरी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।